मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ व प्रसन्न होगे। आज मैं अपने इस वीडियो में तुम लोगों के लिए हिंदी साहित्य सागर के भेड़े और भेड़िए नामक पाठ के स्टोरी का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इसके रचनाकार या इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। जैसा कि जानते हो, हरिशंकर परसाई जी की जितनी भी रचनाएं हैं वह हिंदी साहित्य में अमूल्य धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। इसके पहले मैंने तुम्हें अपने पिछले वीडियो में इस कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय, पाठ का उद्देश्य, कहानी का परिचय और कहानी का सारांश किया था। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे वे बच्चे फिर से उस वीडियो को देख लेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मैं आज यहाँ पे भेड़े और भेड़िए नामक कहानी का वाचन करने जा रहा हूँ। कहानी की व्याख्या करने जा रहा हूँ। कहानी ध्यान से सुनना और मनन करना, क्योंकि इसी कहानी के किसी बिंदु में, किसी बिंदु से, किसी लाइन से प्रश्न बन सकता है जो अवतरणों पर आधारित प्रश्न होगा। हम तुम्हें प्रायः बताते चलते आए हैं कि अवतरणों पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, एक एक प्रश्न में क ख ग घ 4 ठोकर के 2 3 3 2 3 2 3 2 या 3 3 2 2 2 2 3 3 करके तुम्हारे 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो हर पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट होता रहता है। मैं तुम्हें बताता जाऊंगा या एक्सरसाइज जब कराऊंगा तब तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी मैं कहानी का वाचन और एक्सप्लेन, डिस्क्रिप्शन, डिस्कशन करने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से सुनना। कहानी कुछ इस तरह से है। देखो पेज नंबर 57, भेड़े और भेड़िए। भेड़िए और भेड़िए, ध्यान देना, भेड़े और भेड़िए। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्यात्मक कहानी भेड़े और भेड़िए। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आ गया। यहाँ पे ध्यान देना, तीसरी लाइन देखोगे, पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई और सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया। ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अवतरणों पर आधारित प्रश्न के लिए ये काफ़ी है। तो ध्यान देना, 2 चीज़ें, ये जो मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। वन प्रदेश के पशुओं की कहानी है, जहाँ पे पशु अब यह सोच रहे हैं कि वे सभ्यता के ऐसे शिखर पे पहुंच चुके हैं जहां पे वे अपने लिए एक सरकार बना सकते हैं, एक ऐसा प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते हैं जिससे वन प्रदेश के किसी भी पशु को किसी भी प्रकार की परेशानी या कठिनाई या मुसीबत न हो। ध्यान देना, प्रजातंत्र जिसे हम अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं,
हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी वाला देश है। यहाँ प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है या जो इलेक्शन होता है, प्रजा के द्वारा कोई एक प्रजा चुनी जाती है प्रजा के भलाई के लिए। वह जो प्रतिनिधि होता है, जिसे हम नेता, मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, हमें उनसे यह प्रत्याशा होती है कि जब वह हमारे द्वारा चुन करके किसी स्थान पे पहुँचेंगे तो वह हमारे समाज में आने वाले दुख दर्दों को समझ सकेंगे। क्यों इसलिए समझ सकेंगे क्योंकि वह भी हमारे ही जैसे पहले एक प्रजा थे और उन्हीं प्रजा के बीच से वे चुने गए प्रतिनिधि हैं। तो प्रजा के ही दुख को समझता है, इसीलिए हम इस आशा से उन्हें चुनाव में जिताते हैं, वोट देते हैं, अपना मत देते हैं, ताकि वे हमारे दुख दर्द को समझ सकें। और एक समय ऐसा आता है जब वह प्रजा के द्वारा चुन करके ऐसे मंच पे पहुंचते हैं जहां पे उन्हें अपने हाथ में शासन व्यवस्था को लेनी पड़ती है और शासन का बागडोर अपने हाथ में ले करके अपने तरह का शासन करते हैं। शासन अच्छा होगा या बुरा होगा वह तो बाद में पता चलता है, लेकिन जनता तो इसी उम्मीद से चयन करती है उनका कि वे प्रजा के भलाई के लिए ही काम करेंगे। आज वन प्रदेश में भी ऐसा ही है। वन प्रदेश के पशु, जहाँ पे मैं जिन पशुओं की बात कर रहा हूँ, उन पशुओं में 3 प्रकार के पशु हैं, 3 श्रेणी के पशु हैं। एक भेड़ है, दूसरा भेड़िए हैं और तीसरा इक्के दुक्के सियार, जिसे हम श्रृंगाल करते हैं, ऐसे हैं। भेड़ों की संख्या 90% है और 10% के लगभग भेड़िए हैं। इस तरह से भेड़ें समझती हैं कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होगी, उनके द्वारा उनके बीच का कोई चुना हुआ प्रतिनिधि होगा जो उनकी भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा और इस तरह से वे पशु सुख और समृद्धि को पा करके अपने जीवन को धन्य समझेंगे और इस तरह से सुख समृद्धि की सुरक्षा का स्वर्ण युग आ जाएगा। इसी प्रत्याशा से, इसी आशा से, इसी अभिलाषा से वह चुनाव करना चाहते हैं। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ों की संख्या बहुत है। अभी मैंने बताया भेड़ों की संख्या 90% है। उन भेड़ों की विशेषता क्या है, ध्यान देना। भेड़ निहायत नेक हैं, ईमानदार हैं, कोमल स्वभाव के हैं, विनयशील हैं, दयालु हैं, निर्दोष जिसका मतलब होता है किसी भी प्रकार का दोष न होना। ऐसे भेड़ जो तिनके को भी, घास के तिनके को भी फूंक फूंक करके खाते हैं, अर्थात अहिंसावादी भेड़ यह समझती है कि तिनके में भी कोई चींटी जैसे तुच्छ जीव होंगे, हम उन्हें भी नहीं मारेंगे। इस विचार से वे सदैव जागरूक रहते हैं और घास जैसे छोटे से तिनके को भी वह खाते समय यह ध्यान देते हैं कि कहीं छोटे मोटे जीव उनके अंदर न चले जाएं। तो इस तरह से उनकी विशेषता थी। भेड़ों ने सोचा अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों में से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिएं और दूसरों को भी जीने दें। शांत, स्नेह, बंधुत्व
और सहयोग पर समाज आधारित हो, इस उद्देश्य से उन्होंने वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए विचार किया। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट का काल आया है। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा। अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? ध्यान देना, भेड़ तो उधर खुश हो रहे हैं प्रजातंत्र की स्थापना के लिए कि उनका स्वर्ण युग आ जाएगा, वह सुखी और समृद्धिशाली हो जाएंगे। इधर भेड़िए ने सोचा कि भेड़ों की संख्या हम लोगों से कहीं बहुत ज़्यादा है, अर्थात 90% जो भेड़ हैं वे जब अपने ही समाज के किसी व्यक्ति को, किसी जीव को या अपने समाज के किसी सदस्य को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो वे कानून बना देंगे कि कोई भी जीव, कोई भी पशु, किसी भी पशु को किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाएगा। यदि ऐसा कानून बन गया तो भेड़िए सोच रहे हैं कि उनका तो पत्ता ही कट जाएगा। उन्हें खाने के लिए भेड़ जैसे मुलायम जंतुओं से दूर रहना पड़ेगा और विवश होकर के घास या तिनके को खाने का अभ्यास करना होगा। इस तरह से सोच करके भेड़िए चिंतित थे। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम। यहाँ पे दिखाएंगे तुमको, ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता है भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता है। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता है भेड़ियों का दिल बैठता जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इस पे अंडरलाइन करो। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता है भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता है। ज्यों-ज्यों समीप चुनाव आता है भेड़ियों का दिल बैठ जाता है। दोनों ही तरफ से ध्यान देना। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता है भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भेड़ों की संख्या ज़्यादा है। भेड़ों के समाज से ही कोई प्रतिनिधि चुना जाएगा और भेड़िया राजा होगा। तो भेड़िया राजा का मतलब कि भेड़ों के समाज से जो भेड़ राजा होगा वह अपने भेड़ समाज के लिए जो कानून बनाएगा वह कानून एकदम सही होगा, क्योंकि कानून बन जाने से कोई भी पशु किसी अन्य पशु पर आघात नहीं करेगा, न तो उसे खाएगा। इसलिए भेड़ बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन जितना ही भेड़ खुश हो रहे थे उतना ही चुनाव के समीप आते देख भेड़िए का गला बैठता जाता था, क्योंकि वह ये सोच रहा था कि जैसे ही चुनाव हो जाएगा भेड़ों की चानी कटेगी, भेड़ियों को जो आहार मिलता था उस आहार से वह वंचित हो जाएंगे, अर्थात भेड़ों को नहीं खा सकेंगे। इसलिए अपनी या अपने भविष्य की चिंता करते हुए वह दुखी रहते थे। आगे बढ़ते हैं इसी सोच विचार के साथ। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रह रहे हैं। हर भेड़िए के आसपास ध्यान देना 2-4 सियार होते ही हैं। हर भेड़िए के पास 2-4 सियार होते ही हैं। ध्यान देना, यह जैसा कि कहानी मैंने तुमको बताया इसके पहले वाले एपिसोड या वीडियो में, भेड़ जनता का प्रतीक है, भेड़िए मंत्री का प्रतीक है, जो शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं। और जब प्रजा के द्वारा चुनी गई सत्ता उनके हाथ में आ जाती है तो वह अपने मनमानी करने लगते हैं, और उनका मनमानी ढंग से कार्य चलता रहे इसलिए वे अपने पास 2-4 ऐसे गुंडे बदमाश,
ऐसे ऐसे लोगों को अपने पास में रख लेते हैं। आज के, यह तो मैंने बता ही दिया कि यह आज के मंत्रियों के ऊपर, हमारे देश की या किसी भी देश की शासन व्यवस्था के ऊपर यह लिखी गई व्यंग्यात्मक कहानी है जो 100% सत्य है। यही होता है समाज में। 2-4% भले ही अच्छे हों, लेकिन बाद बाकी जितने होते हैं प्रायः सभी यही करते हैं। अपने पास गुंडे मवाली को रख करके अपनी धाक जमाते हैं और प्रजा को सताते हैं। वह भूल जाते हैं कि वह प्रजातंत्र के अंदर हैं, प्रजा के द्वारा चुनी गई उनका समाज है, और वह क्या कर रहे हैं उस चीज़ को वह भूल जाते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि मंत्री अपने पास गुंडे मवाली, बदमाश, चोर, उचक्के, सभी प्रकार के व्यक्ति उनके पास में रहते हैं, क्योंकि किस प्रकार से क्या काम करना है, कब समय, किस समय में, वह सभी प्रकार के लोगों को अपने पास में रखना चाहते हैं और रखते हैं। उन पर खर्च करते हैं ताकि उनकी धाक पूरे समय तक जनता पर बनी रहे। जनता भले ही उनको चुनी रहती है, लेकिन वह डरती है कि अब तो वह चुने जा चुके हैं, अब उन पर अत्याचार वह जिस तरह से चाहेगा उस तरह से करेगा। यहाँ भी भेड़िए के पास भी 2-4 ठो सियार रहते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है, तब ये सियार उसके बचे हुए हड्डियों में लगे मांस के टुकड़े को कुतर कुतर करके खा करके अपने पेट को भरते हैं, हड्डियों को चूसते हैं और आनंद मनाते हैं। इसलिए वे सियार, 2-4 सियार हर भेड़ के अगल बगल में रहता है। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ करके, चिल्ला करके उनकी जय जयकार बोलते हैं। वही बात हमारे समाज के लिए भी आज की जनता और मंत्रियों के बीच में है। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुख चंद पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं? ध्यान देना, अभी मैंने बताया बूढ़े सियार जैसे 2-4 सियार हमेशा ही उनके पास होते थे भेड़िए के पास में, और वह इसीलिए होते थे कि उनकी जय जयकार करेंगे, उनके द्वारा छोड़े गए टुकड़ों को वह खा करके अपना भूख मिटाएंगे। इस तरह से वह आगे बढ़ते रहते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से कहा, महाराज, आपके मुख चंद पर चिंता के मेघ क्यों छाए हुए हैं? अर्थात आप दुखी क्यों हैं, इतना गंभीर क्यों है? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है, वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। हमारा तो राज अब गया। यहाँ कहने का मतलब है, भेड़िए ने सियार से कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस वन प्रदेश में अब प्रजातंत्र की स्थापना होने जा रही है? इस वन प्रदेश में हम 2 हैं, भेड़े 2। भेड़ जिनकी संख्या 90% है और हम भेड़िए जिनकी संख्या 10% है। भेड़ अपने समाज से किसी को प्रतिनिधि के रूप में चुनेगा, भेड़ों का समाज बनेगा, भेड़ों के लिए आनंदमय हो जाएगा। भेड़ स्वस्थ हो जाएंगे कि अब उनके समाज पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु आघात नहीं पहुंचाएगा। इस तरह से वे सुरक्षित हो जाएंगे, और हम जो कि भेड़ों पर आश्रित हैं, भेड़ों का शिकार करते हैं, हमारा शिकार करना मना हो जाएगा, क्योंकि वह यह नियम बना देंगे कि अब कोई भी जानवर किसी पशु को नहीं सताएगा। तो इस तरह से हमारा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। हम क्या खाएंगे, यही सोच करके तो हम दुखी हैं। हमारा तो राज अब गया। सियार ने दांत निपोर करके कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई हैं और बाप हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। ध्यान देना, जिस प्रकार से मंत्रियों के साथ में उनके चापलूस होते हैं, या किसी भी संस्था में तुम देखते हो
चापलूस लोगों की कमी नहीं होती है। हर समाज में हो, चाहे किसी भी प्रकार की संस्था हो, 2-4 ठो चमचे उनके रहते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं और उनकी हाँ में हाँ हुजूरी करते रहते हैं। तो इस तरह से सीआर ने कहा, हम क्या जाने प्रजातंत्र क्या है, हम क्या जाने कि कौन सा प्रतिनिधि होगा, मैं तो आप ही को जानता हूँ, क्योंकि हमारे तो राजा आप ही है। आप जो हमको देते हैं हम वही खाते हैं, उसी से हमारा जीवन चलता है और उसी से हमारा जीवन धन्य होता है। हम आपका सदैव ऋणी रहेंगे, आपका उपकार मानेंगे, आपका कृतज्ञ रहेंगे, इसलिए हम आपको छोड़ करके किसी और को नहीं जानते हैं। इस तरह से चापलूसी करते हुए सीआर ने भेड़ को समझाया। मैं यहीं पे आज इस कहानी का वचन अपना समाप्त करता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देता हूँ। अगली बार फिर मैं इसी कहानी को आगे बढ़ाऊँगा और तुम सभी को फिर से कहानी का अगला भाग अर्थात पार्ट 3 मैं तुम्हें सुनाऊँगा। तो धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ।